बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायो के लेक्चर नंबर 23 में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो है चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस। चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ हदीस जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। बच्चों, इस हदीस ने हमें क्लियर कर दिया है कि रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी होंगे। हमारे माइंड में पहले ये आता है कि सिर्फ और सिर्फ जो रिश्वत ले रहा है वो जहन्नमी है, मतलब कि उसको अल्लाह ताला गुनाह देंगे, जबकि लेने और देने वाला दोनों क्या है, अल्लाह ताला की नज़र में गुनाहगार है और उनके लिए जहन्नम की आग जो है वो उनकी सज़ा होगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो। हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। चैप्टर में जो हमने पहले टॉपिक डिस्कस करना है वो है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लास 9 में जेनेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। हम पहले जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखते हैं कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स जो है ये ब्रांच है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस को। द ब्रांच ऑफ साइंस साइंस ओवरऑल अगर हम बात करें, हम बायो पढ़ रहे हैं, द ब्रांच ऑफ बायो या बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस। कि बायो की वो ब्रांच या वो शाख जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। अगर हम इनहेरिटेंस को उर्दू में इसको तर्जमा करें तो इसे हम कहते हैं विरासत। अब इनहेरिटेंस की डेफिनेशन आती है कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। के खुसूसियात का वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। और इनहेरिटेंस को हम बायो की जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, जेनेटिक्स कहेंगे। अब यहां पर बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की कि कौन कौन सी खुसूसियात जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें हाइट, आई कलर। ये करैक्टर मैंने सिर्फ 2 लिए, इसके अलावा और भी बहुत से करैक्टरिस्टिक्स इसके एग्जांपल में आते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमने हाइट का बात कर ली या आई कलर बात कर ली। ये ऐसे करैक्टर्स हैं जो कहां से आते हैं, हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग आगे उनकी नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं। करैक्टरिस्टिक्स को हम एक और नाम देते हैं, वो क्या है, ट्रेड्स। करैक्टर्स को हम ट्रेड भी कहते हैं। तो ये तो हमारा इंट्रो हो गया कि जेनेटिक्स क्या थी, इनहेरिटेंस क्या है, ट्रेड क्या है। और ट्रेड की यहाँ पर हमने क्या पढ़ी, एग्जाम्पल पढ़ी कि इसमें हमारे पास हाइट, आई कलर, इवन के आपके जो फेस है उसकी शेप आ जाती है, आपके हेयर्स का कलर आता है, हेयर किस तरह के होंगे। कुछ लोगों के जो हेयर्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, कुछ के कर्ली होते हैं। ये भी सारे कैरेक्टर्स कहाँ से आते हैं, हमारे पेरेंट्स से आते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। कि क्रोमोसोम और जीन्स क्या है। क्रोमोसोम एंड जीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे जीन को। जीन जो है कंसिस्ट ऑफ डीएनए। कि जो जीन जो है वो डीएनए में होते हैं। अब हमें पता है कि जो डीएनए का बेसिक फंक्शन क्या है, कि इसने क्या करनी होती है, इंस्ट्रक्शंस देनी होती है। किसके लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन की सिंथेसिस में डीएनए का बेसिक काम ये है कि इसने इंस्ट्रक्शंस देनी है किस चीज के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। अब हमें पता है कि जितनी भी बॉडी हो, कोई भी हम किसी भी बॉडी का सेल ले लें, उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। और इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा होते हैं पेयर की फॉर्म में।
अब जो दो क्रोमोसोम होंगे पेयर की फॉर्म में, मतलब एक दूसरे के वो पेयर हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के वो दोनों एक दूसरे के क्या है, होमोलोगस है, मतलब उनका लोगस क्या है, सेम है। इसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। टोटल हमारे पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि क्रोमोसोम होते हैं पेयर की फॉर्म में, तो इसमें जो पेयर्स होंगे वो कितने होंगे, 23 पेयर्स होंगे, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल हमारे पास 46 है, अगर हम पेयर की बात करेंगे तो 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के। अब नेक्स्ट हमारे पास, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, ये तो हमने जीन को जनरल डिस्कस कर लिया, अब हमारे पास आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है ये एक मिलके बना होता है क्रोमेटिन मटेरियल से, क्रोमेटिन मटेरियल से। अब जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है किस किस का, हमारे पास डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का। डीएनए मतलब कि क्रोमेटिन मटेरियल में हमारे पास जो चीजें आ रही हैं वो है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और क्या है हमारे पास, प्रोटीन्स। अब जो डीएनए है इसको रैप किया होता है किसने, हिस्टोन प्रोटीन ने, और एक राउंडेड स्ट्रक्चर हमारे पास आता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक डायग्राम बनाऊं, मैंने कह दिया कि ये मेरे पास क्या है, डीएनए, इसको किसने राउंड किया हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन ने इस तरह करके इसको रैप किया हुआ है। इस तरह से जो स्ट्रक्चर मेरे पास आ रहा है, अब ये मेरे पास क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, और ये मेरे पास जो है ये क्या है, मेरे पास डीएनए है। ये क्या है मेरे पास, प्रोटीन, और ये मेरे पास क्या है, डीएनए। अब डीएनए को किसने रैप किया हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन ने रैप किया हुआ है, तो एक राउंडेड स्ट्रक्चर मेरे पास आ रहा है। इस स्ट्रक्चर को मैं क्या कहूंगी, न्यूक्लियोसोम कहूंगी। अब डीएनए जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियोसोम के अंदर प्रेजेंट है। तो ये बिल्कुल हमें इस तरह लगता है जैसे बीड ऑन अ स्ट्रिंग, बिल्कुल इस तरह लगता है जैसे क्या है, बीड्स जो हैं वो किसके ऊपर हैं, स्ट्रिंग के ऊपर हैं, कि एक हमारे पास रस्सी है उसके ऊपर हमने बीड्स लगा दिए हैं, ये बिल्कुल उस तरह की हमें अपीयरेंस देता है। अब जो हमारे पास फाइबर्स होते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियोसोम के अंदर, वो इतने कंडेंस और इतने कॉम्पैक्ट होते हैं कि वो हमें किसका स्ट्रक्चर देते हैं, कि जैसे ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर रिपीट करती हूँ कि हमारे पास क्रोमोसोम जो है ये कॉम्प्लेक्स क्रोमेटिन मटेरियल है। अब क्रोमेटिन मटेरियल में हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं, डीएनए आ रहा है और प्रोटीन आ रहा है। डीएनए जो है इसको हिस्टोन प्रोटीन ने रैप किया होता है और एक राउंडेड स्ट्रक्चर हमारे पास आता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम के अंदर जो डीएनए है वो बिल्कुल हमें इस तरह के अपीयरेंस देता है कि जो बीड्स हैं वो किसके ऊपर हैं, स्ट्रिंग के ऊपर है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है वैटसन एंड क्रिक का डीएनए का मॉडल। वैटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अब हमने जो डिस्कस करना है वो टॉपिक है कि डीएनए का मॉडल। इसको 1953 में जेम्स वैटसन एंड क्रिक ने हमें जो मॉडल दिया था वो किसका था, डीएनए का था। अब इनके मुताबिक जो डीएनए है उसमें वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें तो हमें ये बिल्कुल हेलिकल स्ट्रक्चर नजर आता है कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसको हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसलिए कहा है क्योंकि मैंने नीचे लिखा है इसमें नाइट्रोजनस बेसिस है। अब नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी है मेरे पास, 4 होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, एंड साइटोसिन। एडेनिन को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, गुआनिन को हम कैपिटल जी से, थायमिन को कैपिटल टी से और साइटोसिन को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 4 हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जो जिसका सीक्वेंस मिलके हमारा क्या बनाता है, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाता है। अब जो मैंने यहाँ पर आपको रेड कलर से जो लाइंस रिप्रेजेंट की हैं ये बेसिकली क्या होती हैं, ये हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो यहाँ पर अटैच हुई होती हैं। हमेशा जो एडेनिन है वो अटैच होगी किसके साथ, थायमिन के साथ,
और जो हमारे पास साइटोसिन है वो अटैच होगी किसके साथ, गुआनिन के साथ। अब ये अटैच किस तरह से होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए होगी। अब एडेनिन और थायमिन के दरमियान में हमारे पास डबल बॉन्ड होगा, साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान हमारे पास ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए होती है क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। अब एडेनिन और थायमिन के दरमियान में क्या होगा, डबल बॉन्डिंग होगी, कौन सी, हाइड्रोजन। साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और ये बेसिकली जो बेसिस होती है नाइट्रोजनस बेसिस, वो यहाँ पर अटैच होती हैं। अब यहाँ पर फॉस्फेट शुगर बैकबोन ये कहाँ पर होती है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की बाहर वाली साइड पर हमारे पास जो चीज अटैच होगी वो क्या होगी, फॉस्फेट शुगर जो है वो अटैच होगी। ये तो बेसिकली स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास डीएनए का कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, 4 बेसिस होती हैं, कौन कौन सी, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। ये किस तरह से अटैच होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अटैच होती हैं। एडेनिन और थायमिन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। और इसके अलावा हमारे पास फॉस्फेट शुगर ग्रुप होते हैं कहाँ पर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के आउटसाइड यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये तो डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है कि डीएनए जो है वो अपनी रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन जो है वो किस तरह से करेगा। रेप्लिकेट का मतलब होता है कि वो अपने ही जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, और इसको हम डुप्लीकेशन भी कह सकते हैं कि वो अपना डुप्लीकेट बनाता है। तो हमने बेसिकली ये पढ़ना है कि डीएनए जो है वो किस तरह से अपनी रेप्लिकेशन करेगा। डीएनए रेप्लिकेशन, या हम इसे क्या कहेंगे, डुप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये मैंने डीएनए का क्या किया, स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये क्या है, दोनों एक दूसरे में इन्होंने हेलिक्स बनाए हुए हैं। जो रेप्लिकेशन का फर्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा, जो डीएनए है ये अपने आप को अनवाइंड करेंगे, मतलब कि ये क्या करेंगे, बिल्कुल एक लैडर की तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसने क्या किया, अपने आप को अनवाइंड किया, अपने आप को खोल लिया। अब ये पहले डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, अब ये बिल्कुल क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया है। तो ये हमें किस तरह की अपेयरेंस दे रहा है कि ये क्या बन गया है, हमारे पास एक लैडर की तरह की अपेयरेंस होगी। बिल्कुल इस तरह है कि जैसे हमने जिप को ओपन कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास जो डीएनए है वो यहां से दरमियान से इसको सेपरेट हो जाएगा। अब इसने क्या करना है, सेपरेट हो गया, बिल्कुल इस तरह जिप ने अपने आप को खोल लिया, जैसे हमने जिप को ओपन कर दिया, ये हो गया। अब यहां पर क्या आएगा, हमारे पास न्यू न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आकर अटैच होंगे। ये क्या है, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो क्या करेंगे, आकर अटैच होंगे। अब ये मेरे पास क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये जो मेरे पास है ये क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब क्या होगा, जो न्यू न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है आके इसके सामने बिल्कुल अपने आप को अटैच करेगा। अब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब जो पहले से मौजूद स्ट्रैंड है, इसकी नाइट्रोजनस बेसिस और जो न्यू न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है इसकी नाइट्रोजनस बेसिस क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग बनाएंगी। और हमारे पास एक से क्या होगा, दो जो हमारे पास वो हैं स्ट्रैंड डीएनए के वो आ जाएंगे। ये रेड से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं जो मेरे पास न्यू स्ट्रैंड बन रहा है। अब क्या होगा कि जो मेरे पास टेम्पलेट की नाइट्रोजनस स्पेसीज थी और जो मेरे पास न्यू न्यूक्लियोटाइड जो आगे स्ट्रैंड अटैच हुआ था इसकी बेसिस थी, वो क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। और हमारे पास एक डीएनए के स्ट्रैंड से हमारे पास लास्ट पे 2 डीएनए के स्ट्रैंड जो है आ जाएंगे। तो ये क्या है, हमारे पास बेसिकली डीएनए की डुप्लीकेशन होगी। पहले हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रक्चर था, अब मेरे पास लास्ट पे क्या आ गया है, 2 डीएनए के स्ट्रक्चर आ गए हैं। बिल्कुल वैसे ही होगा, अगर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर थायमिन आके अटैच हो जाएगी, अगर यहाँ पर साइटोसिन है तो उसके आगे क्या आगे अटैच हो जाएगी, गुआनिन आके अटैच हो जाएगी। तो ये बेसिकली डीएनए का डुप्लीकेशन और एप्लीकेशन थी। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, टॉपिक जो है वो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क, कि जो डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि डीएनए क्या है। हमें पता है जो डीएनए है वो क्या है,
डीएनए हमारे पास है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। इसका काम क्या होता है डीएनए का? मैंने आपको पहले भी चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि इसका काम है कि इससे प्रोटीन की, स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। अब इसके अलावा एक और इसका काम ये होता है कि इसने इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं किसको, सेल को, कि वो स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करे। एक काम हो गया इसका प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा इसने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस देनी है सेल को कि वो क्या करे, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करे। अब मैंने आपसे ये कहा कि प्रोटीन सिंथेसिस, अब प्रोटीन क्या करती हैं, ये एक्ट करती हैं एज अ एंजाइम, और जो एंजाइम है ये क्या करता है, जितने भी सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ सेल, उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ सेल, के सेल के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे उन्हें कौन कंट्रोल करेंगी, एंजाइम्स। और एंजाइम के तौर पे कौन एक्ट करता है, प्रोटीन। और प्रोटीन सिंथेसिस किसका काम है, डीएनए का। तो ये पूरे का पूरा सीक्वेंस आ रहा है। अब इसके अलावा डीएनए जो है ये क्या करता है, करैक्टर्स को भी कंट्रोल करता है कि कौन कौन से करैक्टर जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। अब यहाँ पर एक पूरा उसका फंक्शन है कि किस तरह से हमारा जो डीएनए है वो वर्क करता है। इसके अलावा यहाँ पर डायग्राम के नीचे आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्किंग ऑफ डीएनए को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं, जिसको आपने अंडरलाइन कर लेना। अब वर्किंग क्या है, ये मैंने क्या लिया, क्रोमोसोम लिया। अब आपको पता है कि जो क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं, इनका एक एक क्रोमोसोम जो कि क्या है, एक दूसरे के क्रोमेटिड्स हैं, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और जिस पॉइंट से ये अटैच होंगे इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोमेयर कहेंगे। हमने क्या किया, यहां से एक पार्ट लिया डीएनए का, लेने के बाद हमने क्या किया, उस डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसको हमने कहां पर कॉपी कर दिया, मैसेंजर आरएनए पे कॉपी कर दिया। यहां पर जो मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है ये वही पार्ट है डीएनए का, बस मैंने क्या किया है, उसके सीक्वेंस को, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को मैंने क्या कर दिया है, कॉपी कर दिया है मैसेंजर आरएनए पे। अब जो ये वाला मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए के सीक्वेंस को, किसके, डीएनए न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को मैं कॉपी करूंगी मैसेंजर आरएनए पे, इसको मैं क्या कहूंगी, ट्रांसक्रिप्शन कहूंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कहा, हमने क्या करना है कि जो मैसेंजर आरएनए पे हमने डीएनए का सीक्वेंस कॉपी किया होता है, इसको हमने क्या करना होता है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के साथ इससे जाकर अटैच होना होता है। कि राइबोसोम्स ने, हमें पता है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, जो ऑर्गेनेली है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब बेसिकली राइबोसोम ने क्या किया, इस मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस को रीड किया और जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड था इससे रिलेटेड सीक्वेंस से, उसके ऊपर जाके क्या करेगा, इसको ज्वाइन कर देगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो अमाइनो एसिड्स हमने, राइबोसोम्स ने न्यूक्लियोटाइड को राइबोसोम को अमाइनो एसिड के साथ अटैच किया है, वो क्या करेगा, स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाएगा। और जो प्रोटीन होगी उससे रिलेटेड जो फंक्शन उसने कंट्रोल करना है, जो करैक्टर उसने कंट्रोल करना है, वो बना देगा। और वो करैक्टर किसका होगा, ऑर्गेनिज्म का होगा। अब राइबोसोम के अमाइनो एसिड्स के ऊपर अटैच होना और प्रोटीन ने क्या बनाना, करैक्टर बनाना, ये जो दोनों स्टेप हैं ये किस में आती हैं, ट्रांसलेशन में आती हैं। तो इस तरह से जो है हमारा डीएनए जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता है। ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की डेफिनेशन पेज नंबर 97 पर उन्होंने दी भी हुई है। और यही स्टेप है कि डीएनए सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड को अगर हम कॉपी करेंगे मैसेंजर आरएनए पे तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। फिर राइबोसोम जो है इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को अमाइनो एसिड्स पर ज्वाइन करेगा, स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो हैं वो क्या करेंगे, करैक्टर बनाएंगे ऑर्गेनिज्म का। तो इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे। ये तो हमारा हो गया कि डीएनए की वर्किंग क्या है। और डीएनए की वर्किंग को हम सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो आती है जीन की, कि जीन क्या है। अच्छा, डीएनए का वो पार्ट जहां पर हमारे पास सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इसने कौन सी प्रोटीन बनानी है, उसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। डीएनए का द पार्ट ऑफ डी, अब हमने डेफिनेशन देखनी है, वो किसकी देखनी है, जीन की देखनी है। द पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड जीन। पार्ट ऑफ डीएनए contain instruction for
स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस, उसे हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी की डेफिनेशन आती है नेक्स्ट हो। अच्छा, एक और बात यहाँ पर, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि क्रोमोसोम जो है हमारे पास पेयर की फॉर्म में होते हैं, इसी तरह जो जीन्स होंगी वो भी हमारे पास किसकी फॉर्म में होंगी? इन द फॉर्म ऑफ पेयर। जीन जो है ये भी हमारे पास प्रेजेंट होंगी इन द फॉर्म ऑफ पेयर, कि जब भी जीन अकेली कभी भी कोई कैरेक्टर कंट्रोल नहीं करेगी, हमेशा जब जीन आएगी वो किस में आएगी? पेयर की फॉर्म में आएगी, इन द फॉर्म ऑफ पेयर। अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है लोकस की, कि द लोकेशन और पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर जीन की लोकेशन और पोजीशन को हम क्या कहेंगे? उसका लोकस कहेंगे, कि क्रोमोसोम के जिस पॉइंट के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होगी वो क्या होगा? उसका लोकस होगा। अब जीन जो है, हर एक जो जीन है वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, और मैंने आपसे कहा कि जीन जो है हमेशा प्रेजेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ पेयर। अब यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन आती है, आपको मैं एग्जांपल दूं अगर जीन की। फॉर एग्जांपल मैंने एक जीन ली कैपिटल ए और एक मैंने ले ली स्मॉल ए, हमेशा पेयर की फॉर्म में होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए। ये एक पूरे का पूरा मेरे पास जीन पेयर है, और ये भी मेरे पास क्या है? जीन पेयर है। अब यहां पर हमारे पास जिक्र आता है अलील का। द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड अलील। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्या कहूं कैपिटल ए और स्मॉल ए ले लूं, ये एक अलग जीन है, ये एक अलग जीन है, पर ये क्या है? एक दूसरे की अल्टरनेट फॉर्म है, तो मैं क्या कहूंगी? कैपिटल ए जीन जो है स्मॉल ए जीन की क्या है? ये दोनों एक दूसरे की क्या है? ये अलील है। फिर मैं बता रही हूं कि ये हमेशा जीन्स जो हैं वो पेयर की फॉर्म में होंगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 जीन पेयर शो किए हैं। और अलील क्या होती है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, इसको हम क्या कहेंगे? अलील कहेंगे, कि जो जीन एक दूसरे की अल्टरनेट फॉर्म होती है उसे हम क्या कहेंगे? अलील कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टालनेस और ड्वार्फनेस की बात करें तो क्या होगा? मैं अगर कह दूं कि ये मेरे पास जो जीन है ये टालनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जीन मेरे पास क्या कर रहे हैं? शॉर्टनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अलील हैं, कि इन दोनों में से कोई एक जीन जो है वो अपने कैरेक्टर को शो करेगा। बच्चों, यहाँ तक हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।